हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो डे वन से लेकर के आपको कितना समय लगेगा एक कंप्लीट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। मैं आपको ये जो पूरी जर्नी होती है इसकी जो एक्चुअल टाइमलाइन हो सकती है, अब देखिए टाइमलाइन सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग होगी। किसी के लिए कोई चीज़ 3 महीने में सीखना आसान होगा, किसी के लिए हो सकता है 6 महीने में भी वो चीज़ सीखनी मुश्किल हो। लेकिन मेरा यहाँ पर गोल ये बताना है कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आप ट्रेडिंग में जस्ट नए नए एंट्री कर रहे हैं तो आपको कितना समय लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, जिसके बाद आप कंसिस्टेंटली स्टॉक ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। और इस पूरी जर्नी में कई सारे फेजेस आएंगे और आप किस फेज़ में हैं वो आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ, अभी आप क्या फ़ेज़ 2 में हैं या फ़ेज़ 4 में हैं या कौन से वाले फ़ेज़ में हैं। और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि आपको अगले फ़ेज़ में जाने के लिए क्या करना है। ये जो कंप्लीट जर्नी है ये मेरे साथ भी हुई थी और बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, उनके साथ भी हुई है। तो बहुत सारे लोगों के कंबाइंड एक्सपीरियंस की मदद से मैं आपको ये पूरी की पूरी टाइमलाइन दिखाने वाला हूँ। और ये चीज़ सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंस से ही नहीं बल्कि स्टॉक ट्रेडिंग की बुक, स्पेशली जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें बताए गए कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर यूज़ किया है इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है जिसमें आप होते हैं एक कंप्लीट बिगिनर। अब कंप्लीट बिगिनर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि आपने कहीं से नया नया ट्रेडिंग के बारे में सुना है, आपको पता है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसे बनते हैं। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ एड्स देख लिए हो, जिस तरह के एड्स आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, जहां पर लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स डाल देते हैं या जहां पर लोग आकर के आपको ये बताते हैं कि ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ट्रेडिंग बेसिकली एक गेट रिच क्विक स्कीम है, आप बस 2-3 बटन दबाओ और आप बड़े आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला फेज़ जो होता है वो एक कंप्लीट बिगिनर का फेज़ होता है, जहां पर आपको ये गलत फहमी होगी कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये वाला जो फेज़ है ये 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक ऑन एन एवरेज रहता है। कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो बिगिनर्स लक है वो कैसा है। क्योंकि कुछ लोग, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि एक्चुअली ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन फिर भी चांस की वजह से या लक की वजह से वो लोग फिर भी थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उन्हें एक्चुअली में ट्रेडिंग आती है। लेकिन ये वाला जो मिथ है वो मार्केट आपका बहुत जल्दी तोड़ देती है। 3 महीने से 6 महीने टिपिकली लगते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि ट्रेडिंग का मतलब किसी भी स्टॉक को बाई कर लेना या सेल कर लेना ये नहीं होता है। इसमें आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आता है फेज़ 2, जहां पर एक नए ट्रेडर को ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग में एक्चुअली लर्निंग करनी पड़ती है, ट्रेडिंग में कुछ कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो इस समय पर, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग किस तरह से सीखनी है ये चीज़ आप गूगल पर डालेंगे या आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको केवल और केवल अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग सिखा रहे होते हैं या ट्रेडिंग के बारे में बता रहे होते हैं उनका फोकस केवल और केवल स्ट्रैटेजी पर होता है। तो इस वजह से जो नया ट्रेडर होता है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करता है। तब आपका गोल होता है कि कहीं से मुझे बेस्ट वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए या कहीं से मुझे कोई बहुत अच्छा ट्रेडिंग कोर्स मिल जाए। कुछ लोग पेड कोर्स लेने के लिए भी तैयार होते हैं और वो बेस्ट कोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पर होता है। ये वाला फेज़ जो है ये जनरली सबसे छोटा होता है, क्योंकि आपको 15 दिन से 1 महीने के आसपास लगेंगे ये ढूंढने के लिए कि कौन सी वाली स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहते हैं। और इसके बाद आप चले जाते हैं फेज़ 3 पर, और फेज़ 3 होता है जहां पर आप अपनी पहली स्ट्रैटेजी को सीखते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वाला फेज़ पिछले फेज़ के बाद आता है, जहां पर आपको पता चल जाता है कि आपको कोई एक स्ट्रैटेजी है जो आपको मिल चुकी है, उसको आप टेस्ट करते हैं लाइव मार्केट में और डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं आपको या तो लगता है कि वो वाली स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है या वो वाली स्ट्रैटेजी ख़राब है।
जनरली ऐसा होता है कि जब आप कोई नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उस समय आप जाकर के मार्केट में पहले 2 3 4 महीने आप जनरली उस स्ट्रैटेजी को ट्राई करते हैं और उसके बाद जाकर के आप धीरे धीरे रिजल्ट्स इकट्ठे करने लगते हैं। आप जो आपको प्रॉफिट हुआ होता है या लॉस हुआ होता है उन सबको आप जोड़ करके देखने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स भी होते हैं, आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, आपको मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उस समय कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको लगेगा कि अब इस स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि 3 4 स्टॉप लॉस लगातार हो जाएं, या हो सकता है कि आप कोई नई नई स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं और कोई आकर के आपको बता दे कि ये तो बेस्ट वाला इंडिकेटर है या ये बेस्ट वाला पैटर्न है या यहाँ पर बेस्ट वाली स्ट्रैटेजी है और वो वाली स्ट्रैटेजी आपकी वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, आपके अंदर फोमो होने लगेगा और इसके बाद आप जाएंगे जो ट्रेडिंग का सबसे ख़राब फेज़ होता है, जो सबसे वर्स्ट फेज़ होता है, फेज़ 4, जिसे कि हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग। स्ट्रैटेजी हॉपिंग का फेज़ सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। ये वाला जो फेज़ है ये 3 महीने से 1 साल तक, कई लोगों के लिए तो 2 3 साल तक भी कंटिन्यू हो सकता है। सबसे ख़राब फेज़ मैं इसे मानता हूँ। ये ऐसा फेज़ है जहाँ पर आप एक नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, आप उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, आप रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, फिर कुछ ना कुछ होता है और फिर वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती है। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी चल रही थी लेकिन अब बेकार हो गई है, चलो आप कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। उसके बाद आप अगली स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, फिर आप सेम चीज़ कंटिन्यू करते हैं, आप उसे मार्केट में अप्लाई करेंगे, रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे, फिर कुछ ना कुछ फिर होगा और फिर स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगी, फिर आप तीसरी चौथी पांचवी, इस तरह से आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की तरफ जाते रहेंगे और आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि आप लगातार स्ट्रैटेजी को बदलते जा रहे हैं। आपने एक स्ट्रैटेजी में मास्टरी नहीं की होगी, आप कंटिन्यूअसली स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये वाला जो फेज़ है बहुत ही खतरनाक फेज़ होता है, लेकिन अगर आप इस फेज़ से बाहर निकल जाते हैं, जो अर्लीस्ट लोग निकल पाते हैं वो 3 महीने, कई बार लोग 6 महीने में भी बाहर निकल जाते हैं और वो तब निकल पाते हैं जब वो पहुंचते हैं फेज़ 5 में, जहां पर उनको मिलता है रिस्क मैनेजमेंट, या बेसिकली वो लोग रिस्क मैनेजमेंट की खोज करते हैं, वो ढूंढते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस वाले फेज़ में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और जनरली 3 महीने से 4 महीने में ये वाला फेज़ ख़त्म हो जाता है। इस समय पर आपका ध्यान जो होगा वो स्ट्रैटेजी से पूरी तरह से हट जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, स्टॉक मार्केट को कोई पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितने भी फेजेस थे उस समय पर आपको लग रहा था कि जो मार्केट है वो एक्चुअली प्रिडिक्टेबल है, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है अगर वो कह रही है यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, अगर वो स्ट्रैटेजी कह रही है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा तो स्टॉक को नीचे जाना चाहिए। लेकिन फेज़ 5 में आकर के आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है और आपको लगने लगता है कि हाँ, मार्केट एक्चुअली में अनप्रिडिक्टेबल है। और ये वाली बात बहुत सारी किताबों में भी बताई गई है। ट्रेडिंग इन द जोन जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है उसमें भी यही बताया गया है कि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और इससे आपको पता चलता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, रिस्क तभी होगा जब कोई चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होगी। अगर मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपको पक्का पता है कि वो वाला ट्रेड टारगेट हिट करेगा, तो एक्चुअली में तो आप कोई रिस्क ले ही नहीं रहे हैं, राइट। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, उस समय पर ट्रेडर्स को समझ में आता है कि रिस्क को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना, अपनी कैपिटल को लॉस होने से बचाना, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये वो वाला फेज़ होता है जहाँ पर बहुत से लोगों की आंखें खुलने लगती हैं और उनका ध्यान स्ट्रैटेजी से हट करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की तरफ जाने लगता है। जो फेज़ 5 होता है उससे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एक ट्रेडर को, क्योंकि यहाँ पर आपने एक नई चीज़ सीखी होती है और रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज़ होती है जो आप जाकर के किसी भी स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं और आपके रिजल्ट्स में बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस आने लग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से ट्रेडिंग कर पाते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। फिर फेज़ 5 से निकलने के बाद आता है फेज़ नंबर 6 जो कि है ट्रस्टिंग द प्रोसेस।
यानी कि आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा होने लगता है। आप जो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, आप जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, इस तरह की गलतियों से आप दूर होने लगते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप एक कंप्लीट सेटअप बनाते हैं और आप उस सेटअप को कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हर एक के लिए ये अलग अलग होगा, लेकिन जनरली जब लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद अपनी प्रोसेस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कुछ लोग ये चीज़ 1 से 2 महीने में भी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये वो वाला फेज़ होता है जहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, क्योंकि इस समय पर आपने अपना एक सिस्टम बना लिया है और आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली है कि अगर सिस्टम के हिसाब से ट्रेड बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर ट्रेड सिस्टम के हिसाब से नहीं बनेगा या मेरा सिस्टम बोलेगा कि कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये ऐसा समय होगा जहाँ पर आप ट्रेड्स छोड़ना भी शुरू कर देंगे या आप गलत ट्रेड्स में एंट्री लेना बंद कर देंगे और आपका फोकस केवल और केवल कंसिस्टेंसी की तरफ पर होगा। इस वाले फेज़ के बाद आपका फोकस होगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करना कि अगर मैं एंट्री इस जगह की जगह दूसरी जगह लूँ तो क्या होगा, अगर मैं टारगेट में थोड़ा देर तक बैठूँ तो क्या होगा, क्या मैं टारगेट से बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं निकल जा रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं बैठा रह रहा हूँ, क्या मैं स्टॉप लॉस लेने में गलतियाँ तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं स्टॉप लॉस आते ही बहुत ज़्यादा डर जा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी आपके दिमाग से निकलने लग जाएंगी और आपका जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ, वो एक प्रोसेस की तरफ होने लगेगा। और इसके बाद आता है फेज़ 7। वो फेज़ 7 सबसे बेस्ट फेज़ होता है जिस समय पर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बताएंगे। मेरे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब ये होता है कि अगर आपने लास्ट के 6 महीने में मंथ ऑन मंथ ओवरऑल अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप 6 महीने सेम सेटअप को फॉलो करके अगर आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, यानी कि आपका जो सेटअप है वो एक प्रूवन सेटअप है और आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आप मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। देखिए, एक आध महीना किसी का भी ख़राब जा सकता है। हो सकता है किसी महीने में आपने ज़ीरो कमाया या किसी महीने में आपने थोड़ा बहुत नेगेटिव भी कमाया, लेकिन अगर आप जाकर के लास्ट अपने 6 मंथ्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होंगे उनको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल आप प्रॉफिट ही कमाते जा रहे हैं। तो इस जगह पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका होता है कि अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। देखिए, गलतियां यहाँ पर भी हो सकती हैं। कई बार अपना डिसिप्लिन लोग भूल जाते हैं, कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, 3-4 गलत ट्रेड्स ले लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉप लॉसेस कटवा देते हैं। लेकिन इस जगह पर क्योंकि आप ये पूरी की पूरी आप ये जर्नी कर चुके हैं, इसकी वजह से आप बड़े आराम से अपने जो प्रॉफिटेबल सिस्टम वाला जो रूटीन होता है उसमें आप वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर जो असली चीज़ होती है वो होती है स्केलिंग अप। स्केलिंग अप का मतलब ये होता है कि अब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। अब आपको पता चल जाता है कि आप ट्रेडिंग से एक्चुअली में पैसे कमा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले तक क्योंकि आप सीख रहे थे, आप गलतियां कर रहे थे, कई बार हो सकता है आपने अकाउंट पूरे ज़ीरो भी कर दिए हो। इस वजह से फेज़ 7 से पहले आपका फोकस ज़्यादा ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाने में नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए छोटी सी ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेडिंग करना सीखना। लेकिन जब आप फेज़ 7 में आ चुके हैं उस समय आपको ये पता होगा कि जो चीज़ मैं 1 लाख रुपए से कर रहा हूँ वो चीज़ मैं 10 लाख से भी कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं 20 लाख से भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी देख ली है। आपको पता है कि अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं आप 1000 रुपये का रिस्क लेते हैं, वहीं अगर आप 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 10,000 रुपये का रिस्क ले लेंगे। तो असली जो पैसा होता है वो इस जगह पर आने के बाद बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ चुकी होती है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती है कोई भी स्मार्ट ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप इन सारे के सारे फेजेस को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 1 साल से लेकर के 2 साल की ये जर्नी होती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए 1 साल से कम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए काम करेगी।
अब देखिए कुछ लोग हो सकता है स्ट्रैटेजी हॉपिंग जो सबसे ख़राब फेज़ होता है उसी में ही फंसे हुए हो और उन्हें अभी तक कोई प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं मिला है। और कुछ लोग हो सकता है वो बहुत ज़्यादा समय से कंप्लीट बिगिनर वाले स्टेज में ही है क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप 1 साल से लेकर के 2 साल के अंदर में आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ इस पूरी की पूरी टाइमलाइन से, इस पूरे ब्लूप्रिंट से आपको ये पता चल गया हो कि आप अभी कौन से वाले फेज़ में हैं और आपको अगले फेज़ में जाने के लिए क्या करना है। और अगर आपके पास एक प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है और आप अभी भी लगातार स्ट्रैटेजीज बदल बदल करके देख रहे हैं तो आप सीधा जा सकते हैं हमारे चैनल पर फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में, जहां पर ट्रेडर बनने के लिए A to Z आपको क्या करना चाहिए वो चीज़ बताई गई है और उस वाले सेटअप को कैसे यूज़ किया जा सकता है नए नए ट्रेड्स लेने के लिए, किस तरह से एक्चुअल चार्ट्स में यूज़ किया जा सकता है स्टॉक्स के, उसकी वीडियो भी रेगुलरली इस चैनल पर आती रहती है। तो वो आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।